अब अपन जीएसटी स्टार्ट करेंगे। जीएसटी क्यों आया कंट्री में, जीएसटी के हाइलाइट्स क्या हैं, जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, उस पर आज अपनी बात होगी। तो आगे आने वाली पीपीटीज़ में आप जीएसटी के बारे में आपको एक पूरी हॉलिस्टिक पिक्चर समझ आ जाएगी कि जीएसटी है क्या। लेकिन उससे पहले मैं दो बात आपको हमेशा की तरह कहना चाहूँगा। देखिए, जैसे हमारे कॉलेज है तो कॉलेज में हमारे जितेंद्र सर हैं, वो अक्सर एक शायरी गुनगुनाया करते हैं, वो ये है, जिस रोज़ खुद से लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे, देखना उस रोज़ तुम खुद से भी बड़े हो जाओगे, पूछना क्या उस रोज़ भी बुलाएगा तुम्हें ये आसमां, जब तुम किसी पर कटे परवाज़ से हो जाओगे। ठीक है, उनकी जैसी अदायगी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको शब्दों का मर्म बताता हूँ कि ये क्या है और क्या कहना चाहते हैं। इसमें दो मैसेज हैं। पहला, जिस रोज़ खुद से लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे। देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी लड़ाई खुद से ही है। ठीक है, आप मानेंगे या इनफैक्ट आपको पता ही नहीं है कि भगवान ने हमें कितना सक्षम, कितना काबिल बनाया है। ठीक है, अगर भगवान दया से आप एक पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो इससे बढ़िया वो आपको और कोई गिफ्ट नहीं दे सकता था। ठीक है, फिर भी हम अपनी वैल्यू नहीं समझते, अपने टाइम को अक्सर ज़ाया करते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि सबसे पहले लड़ाई आपकी खुद से है। क्या लड़ाई है कि मुझे मेरा जो प्रेजेंट लेवल है उससे ऊपर उठना है। देखना उस रोज़ तुम खुद से भी बड़े हो जाओगे। और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आया, जिस दिन ये संघर्ष होना शुरू हुआ, अपने नॉर्मल से उठने की तैयारी तुमने की, उस दिन तुम्हारा कद बढ़ेगा। कद एक बड़े घर में पैदा होने से, गोरा चिट्टा होने से, उनसे नहीं बढ़ता। आपकी जो असल कहें हैसियत है, आपका जो वजूद है, वो तब पहचान पाएगा जब आप खुद को पहचानेंगे। पूछना क्या उस रोज़ भी बुलाएगा तुम्हें आसमां, जब तुम किसी पर कटे परवाज़ से हो जाओगे। देखिए, अभी क्या होता है, इस एज में सबकी यारी दोस्ती होती है, खूब मजाक मस्ती सब चलता है, चलता भी रहेगा। लेकिन मैं जब उम्र के 5-10 साल आपसे आगे आ गया हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि एक उम्र के बाद खुद को ही निपटाना पड़ता है। कोई नहीं आता। जहाँ अभी तो क्या है, आपने किसी से हेल्प मांगी, हेल्प कर दी, छोटी मोटी हेल्प मांगी, हेल्प कर दी, लेकिन इन अ लॉन्ग रन आप ना तो बार बार मांगने की पोजीशन में होंगे और ना ही कोई सामने वाला देना चाहेगा। ठीक है, कोई भी अपना गाढ़ा पैसा निकाल के हमेशा नहीं दे देता। मैं नहीं कहता कोई मदद नहीं करता, लेकिन आपको सेल्फ सक्षम होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर काबिलियत दिखानी होगी तो ही कोई आपकी मदद करेगा। इसलिए अभी जिसे तुम समझ रहे हो आसमान है, उड़ रहे हो मस्ती से कि मेरी हेल्प है, दोस्त है, यारी दोस्ती है, लेकिन जिस दिन आप पर कटे परवाज़ हो जाओगे, पर कटे परवाज़ का मतलब है एक ऐसा पक्षी जिसके पर कट चुके हैं। मान लीजिए, भगवान नहीं करे, आपके पास ना नौकरी है, ना कोई बिज़नेस है, ना कोई आइडिया है, ना कोई स्किल है। वापस बोलता हूँ, ना कोई नौकरी, ना कोई बिज़नेस, ना कोई स्किल, ना कोई आइडिया, तो बड़ी दिक्कत आएगी। टाइम है, अपना हुनर पहचानो। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं अपना हुनर पहचानो कि आपका टैलेंट किधर है। जहाँ अपना टैलेंट है वहाँ अपना टाइम दो, क्योंकि अभी 5 साल मेहनत करोगे, अगले 50 साल वही काम आएगा। ठीक है, जीएसटी वाली स्लाइड्स आ रही हैं, उनको अभी आप देख लेना। तो पहले मैं आपको अभी जीएसटी का फ्रेमवर्क बताऊंगा। बेसिकली जीएसटी काम कैसे करता है। आपकी स्क्रीन पे 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ए है अजमेर का, बी है भिलवाड़ा का और सी है चंडीगढ़ का। ये 3 लोग हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ए ने बी को माल बेचा और 10,000 रुपये का सौदा हुआ। 18% इस माल पे जीएसटी है। किस माल पे कितना जीएसटी है गवर्नमेंट बताती है। अब आप देखो, अजमेर से भिलवाड़ा में ये जो सेल हुई, इसे हम कहेंगे लोकल सेल। कि सर लोकल सेल मतलब अजमेर भी राजस्थान में और भिलवाड़ा भी राजस्थान में, बेचने वाला भी राजस्थान का, खरीदने वाला भी राजस्थान का। तो ये है लोकल सेल। लोकल सेल पे आपको 9% एसजीएसटी लगाना है और 9% सीजीएसटी लगाना है और 1800 रुपये इस तरह से जीएसटी लगाना है। और ए बी पे 11,800 रुपये चार्ज करेगा। बाद में बी चेक से या कैश में ये पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये हुई पहली सेल। अब भिलवाड़ा के इस बंदे ने वो माल चंडीगढ़ के बंदे को बेचा।
अब आप सोचेंगे इसकी बी की कॉस्ट कितनी है। कई लोग समझते हैं इसकी कॉस्ट 11,800 है। नहीं, आप हमेशा याद रखना जीएसटी पढ़ते समय आपकी कॉस्ट ये है, 10,000 रुपये आपकी कॉस्ट है, 2,000 रुपये आपने मान लीजिए खर्चा किया और 1,000 रुपये का आपने मुनाफा कमाया। आपने 13,000 रुपये भाव बताया। दैट इज़ भिलवाड़ा के बंदे ने माल में थोड़ा चेंज किया, 2,000 रुपये का खर्चा किया, 1,000 कमाई करनी है, 13,000 रुपये में वो माल उसने चंडीगढ़ के बंदे को बेच दिया। अब ये जो सेल हो रही है ना, इसे अपन बोलेंगे इंटर स्टेट। इसमें स्टेट चेंज हो रहा है। ये भिलवाड़ा है, ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूटी है और पंजाब की राजधानी भी है। कहने का मतलब है स्टेट चेंज हो गया। अब चूंकि ये इंटर स्टेट सेल है इसलिए इस पर आईजीएसटी वसूला जाएगा। मान लेते हैं कि आईजीएसटी 18% है, तो 13,000 रुपये का 18%, ये 13,000 और ये 18%, 18,000, 18,354, 5, 18 कम 18, 5, 23, 2,340 रुपये, 15,340 रुपये। तो यहाँ पे बी जो है वो इससे 2,340 रुपये जीएसटी वसूल करेगा। अब आप समझना, ये वाला टैक्स कहलाएगा आउटपुट जीएसटी। जो सेल पे इसने वसूल किया वो है आउटपुट जीएसटी, और ये जो 1,800 रुपये दे के आया था उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। रिपीट, कस्टमर से जो सेल टैक्स वसूल किया आउटपुट जीएसटी, और सप्लायर को जो जीएसटी दे के आए वो कहलाता है इनपुट जीएसटी। बाद में 2,340 माइनस 1,800 रुपये, 540 रुपये, ये है जीएसटी लायबिलिटी। जब भी महीने का एंड होगा तो बी जो है वो गवर्नमेंट को 540 रुपये जीएसटी जमा कराएगा। ये जो इसने 1,800 रुपये लेस किए इसको बोलते हैं जीएसटी की क्रेडिट लेना। तो हमेशा सेलर सेल टैक्स आगे वसूल कर लेता है और जो पीछे उसने टैक्स चुकाया था उसकी वो जमा ले लेता है। इसको बोलते हैं इनपुट कर की जमा लेना या इनपुट कर की क्रेडिट लेना। अभी आगे आने वाली पीपीडीज में जीएसटी के फीचर्स आएंगे, आप उसके वो जो 10-12 फीचर्स हैं उनको सुनो, याद करो। वीडियो अगर आप एक बार 2 बार प्ले करोगे तो आपको डेफिनेट समझ आएगा। अब हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसके आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ जो इसके ज़रूरी फीचर्स हैं, ठीक है। जीएसटी का पहला फीचर है कि जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पे लगेगा उसी को भुगतना पड़ेगा, वो उसे पास ऑन नहीं कर सकता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगेगा व्यापारी पे, ट्रेडर पे, लेकिन अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से वसूल किया जाएगा। मैं लाइन पढ़ के बताता हूँ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें एंड बर्डन कंज्यूमर को बेयर करना होता है। हालांकि टेम्परेरी जो ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर वो इस टैक्स का भुगतान कर देते हैं, परंतु आखिरकार वो इसके परचेज़र से वसूल कर लेते हैं और जो उन्होंने टैक्स चुकाया था वो खुद अपने पास रख लेते हैं और जो बैलेंस टैक्स है केवल वही जमा कराते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी की दूसरी खासियत ये है कि ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। देखो पहले क्या होता था कि गुड्स होता था तो उस पर वैट लगता था, अगर सर्विसेज होती थी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। जीएसटी का मतलब ये है, फुल फॉर्म से तुम सब जानते हो कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो ये सब पे लगेगा, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी। अगर किसी चीज़ को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया हो, जैसे अभी जो अल्कोहल वाली शराब आती है, जैसे शराब लिकर बोलते हैं, उस लिकर को एक्सक्लूड किया हुआ है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, वरना तो सब पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है तीसरी खासियत, इट इज़ लिवाइड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। देखो जीएसटी इसे समझो कि अगर जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है, उसने 10,000 का माल खरीदा और उस पर 18% जीएसटी चुकाया, यानी 1,800। बाद में उसने माल को 12,500 में बेचा और उसने जीएसटी वसूल किया 2,250। तो गवर्नमेंट को ये 2,250 जमा नहीं कराएगा। इसने सेल्स पे 2,250 वसूल किया है, लेकिन ये जमा इसमें से केवल 450 कराएगा। ये लॉजिक देगा कि 1,800 का जीएसटी मैं पहले ही दे चुका और बाकी अब मैं केवल ऊपर के 450 दूंगा। एक तरह से इसने जो वैल्यू एडिशन किया
उस वैल्यू एडिशन पे ही ये जीएसटी देगा। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, 10,000 में ख़रीदा, 12,500 में बेचा, तो 2,500 का जो गैप है उसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन, और ये केवल वैल्यू एडिशन के बराबर ही जीएसटी गवर्नमेंट को चुकाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है, जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। देखो जीएसटी आने में इतने साल लगे, उसका एक मेन रीज़न ये डिस्प्यूट था कि जीएसटी कौन कमाएगा, वो स्टेट जो माल को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, या वो स्टेट जो माल को कंज्यूम करता है। अगर मैं आज की तारीख में बताऊं तो जो राज्य माल को कंज्यूम करेगा जीएसटी उसे मिलेगा। उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आप इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लो तो यही है कि जो राज्य माल का उपभोग करता है, यानी जिन राज्यों में भी जनसंख्या ज़्यादा है, माल का खपत ज़्यादा है, उन लोगों को या उस गवर्नमेंट को जीएसटी ज़्यादा मिलता है। जो केवल मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन कंजम्पशन कम होता है, उनको जीएसटी का कलेक्शन कम मिलता है। इसीलिए जीएसटी को लाने में बहुत समय लगा। एक बार मैं थ्योरी इसकी पढ़ के बताता हूँ। यदि अगर माल का निर्माण और कंजम्पशन दोनों एक ही राज्य में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसी की एक वजह और बताता हूँ कि जब आप माल को एक्सपोर्ट करते हो तो वो माल कंज्यूम कहाँ होता है, विदेश में कंज्यूम होता है, तो वो भारत की सीमा से बाहर हो गया, इसीलिए जीएसटी नहीं लगता। आप भले ये याद कर लो कि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन क्यों नहीं लगता, बिकॉज जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये गंतव्य आधारित कर है। चूंकि माल का उपभोग विदेश में हुआ है तो जीएसटी आप विदेश में जाके वसूल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में दोहरा जीएसटी मॉडल लागू किया गया है, डुअल जीएसटी मॉडल है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, आप जानते हैं विश्व में 200 के करीब देश हैं। जिन भी कंट्रीज़ में जीएसटी है, अधिकतर ने या तो सिंगल जीएसटी मॉडल अपनाया है या डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया है। अपने इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लेती है। कहीं कहीं अपने यहाँ यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो जो लेते हैं वो यूटी जीएसटी कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर अपन एक राज्य से उसी राज्य में सप्लाई करेंगे तो आप जो चार्ज करेंगे वो होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर आप यूटी से सप्लाई करोगे तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी होगा। भारत की तरह कनाडा और ब्राज़ील ने भी डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया है। वैसे हमको यही अपने लिए ठीक है क्योंकि अपने यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, तो डुअल जीएसटी अपने कंट्री के लिए ठीक था। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी। देखो जब जीएसटी आया तो बड़े शोर शराबे के साथ कहा गया कि वन नेशन वन टैक्स, अब जीएसटी आ गया, अब कोई और टैक्स नहीं होगा, जीएसटी आने के बाद सारे टैक्स समाप्त हो गए। ऐसा बहुत सच में नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वसूले जा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी आने के बाद सारे टैक्सेस ख़त्म हो गए। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये बेसिकली जो ड्यूटीज़ हैं ये विदेशी व्यापार से संबंधित हैं। ये ड्यूटीज़ आज भी लगाई जानी हैं। अभी चाइना को कंट्रोल करने के लिए अपन ने उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी ही लगाई है। तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो आज भी लगाई जाती हैं जीएसटी के अलावा। इसी तरह स्टेट लेवल पे, स्टेट में स्टेट एक्साइज हुआ, स्टाम्प ड्यूटी हुआ, प्रोफेशनल टैक्स हुआ, मोटर व्हीकल हुआ, टोल टैक्स वगैरह हुआ, ये सब भी लगते ही हैं। तो आप ये कह दो कि जीएसटी आ गया बाकी सब चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टैक्स, जैसे स्टाम्प पे टैक्स है, काउ सेस है, बहुत सारे सेस टैक्सेस लग रहे हैं अभी भी। जीएसटी की 7वीं विशेषता है कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि जीएसटी का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो केवल सेंट्रल लेवल पे होता है। सॉरी, देखिए इसमें जो जीएसटी है वो 3 तरह का है, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है। तो कहता है कि जो सीजीएसटी और आईजीएसटी है उसको जो इम्पोज करेगा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये काम तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि जो स्टेट है वो एसजीएसटी संभालेगा और जो यूटी है वो यूटी जीएसटी संभालेगा। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया है। अगली विशेषता आ रही है आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानना। मतलब जैसे अपन पता है कि अगर सेम स्टेट में परचेज करते हैं तो वो लोकल परचेज होता है, दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं तो वो इंटर स्टेट परचेज होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर किसी दूसरे देश से आया तो उसको क्या मानेंगे? तो जवाब है कि साहब उसको भी इंटर स्टेट परचेज माना जाएगा। कहता है आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा, क्योंकि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति होती है तो उसे इंटर स्टेट आपूर्ति कहते हैं, उस पर आईजीएसटी लगता है। इसी तरह से अगर आप माल या सेवाएं
बाहर से मंगाओगे, दूसरे कंट्री से मंगाओगे, तो उस पर आपको IGST देना होगा। आपको कस्टम ड्यूटी तो देनी ही देनी है, मतलब अब कभी भी विदेश से माल मंगाओगे ना तो कस्टम ड्यूटी तो देनी है, साथ ही साथ आपको IGST वगैरह भी देना पड़ेगा। इसके बाद अगली विशेषता आ रही है, निर्यात को शून्य दर वाली आपूर्ति मानना, एक्सपोर्ट टू बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। देखिए, हमारी ये पहले बात हो रखी है कि एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो उस पर GST नहीं लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड। जैसे GST में बहुत सारी रेट होती है, 5%, 12%, 18%, तो एक्सपोर्ट को हम 0% में रखते हैं। तो कहता है निर्यातों को शून्य दर वाली आपूर्ति माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, माल और सेवाओं के एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचो, एक बंदा है, वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए वो माल मंगाता भी तो होगा, खरीदता भी तो होगा, उस पर भी तो GST चुकाएगा, उस GST की उसे क्रेडिट मिल जाएगी। तो जीरो रेटेड होने का, हालांकि अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सप्लाई, पर अभी आप नियम समझो, जीरो रेटेड होने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने जो GST चुकाया है उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी। नेक्स्ट, GST की विशेषता है इनपुट टैक्स जमा का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट कर जमा का लाभ केवल पंजीकृत व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो माल बेचते हैं। अब इनको अपन कुछ हिस्सों में बांटते हैं। एक होते हैं सबसे छोटे डीलर, वो लोग तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते। एक होते हैं मीडियम साइज डीलर, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं लेकिन कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं। और एक होते हैं बड़े हाथी, बड़े डीलर, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इनपुट GST और आउटपुट GST वाला गेम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे वो मैं अभी आगे वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। तो आप समझिए, इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट केवल रजिस्टर्ड डीलर ही ले सकते हैं। और इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जो पहले GST चुकाया है उसे लेस कर पाना। दैट इज़, अगर आप गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि हमने 6,000 GST वसूला और 5,000 GST हम पहले ही दे चुके, बाकी का हम 1,000 ही जमा कराएंगे, तो इसे बोलते हैं GST की क्रेडिट ले पाना। गवर्नमेंट आपको GST क्रेडिट दे पाएगी। इसमें अब आप याद रखिए कि जो CGST है उसे आप CGST से भी एडजस्ट कर सकते हो, IGST से भी कर सकते हो। SGST का एडजस्टमेंट आप SGST से भी कर सकते हो, IGST से भी कर सकते हो। और जो IGST है उसका एडजस्टमेंट आप IGST से करोगे, नहीं तो CGST से करोगे, नहीं तो फिर SGST से करोगे। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, पर एक आध दो बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। दो विशेषताएं और बची हैं। 11वीं विशेषता है लघु स्तर पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को पंजीकरण से मुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पर्सन डूइंग बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल। देखिए, GST आया तो बहुत छोटे लोगों में त्राहिमाम मच गया कि साहब हम तो इतना बिजनेस ही नहीं करते, GST कहाँ से चुकाएंगे। उनको ज़रूरत ही नहीं है। जो छोटे स्केल वाले व्यापारी हैं, पहले जब ये आया था GST, तब 20 लाख की लिमिट थी कि जो 20 लाख तक के खिलाड़ी हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख के अंदर है, उनको GST रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये लिमिट भी बाद में बढ़ा दी गई थी। जो GST काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक 32वीं काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तब फैसला किया गया 40 लाख रुपए। आज के दिन में नियम यह है कि जो 40 लाख तक की सेल करते हैं उनको GST रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ 9 स्पेशल राज्य हैं, वहाँ अगर आप 20 लाख तक की सेल करते हो तो GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी का 12वां नियम है निश्चित सीमा से ज़्यादा कुल आवर्त नहीं करने वाले व्यक्तियों को कंपोजिशन स्कीम अपनाने का विकल्प। देखिए, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मीडियम प्लेयर होते हैं, वो इतने स्मॉल भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ना कराएं, लेकिन इतने बड़े हाथी भी नहीं है, तो वो लोगों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। उसमें एक निश्चित % टैक्स उनको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं बोलेगी। दैट इज़, जितनी वो सेल करेंगे उस सेल का एक निश्चित % वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। शुरू में 75 लाख रुपए की लिमिट आई थी कि 75 लाख रुपए तक, बाद में लिमिट चेंज होती रहती है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में लेटेस्ट लिमिट भी बता दूंगा। एक बात और सुन लीजिए, ये जो कंपोजिशन वाले डीलर होते हैं ना, वो दूसरे स्टेट के बंदे को माल नहीं बेच सकते। मतलब ये लोकल लेवल पे ही सेल परचेज कर सकते हैं, लोकल लेवल पे सेल कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के बंदे को ये लोग सेल नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।